हेलो फ्रेंड्स, सुहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर को। सेकंड पेपर जैसा कि आप सबको पता है कि सेकंड पेपर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो किस तरीके से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया था, तो उम्मीद करते हैं वो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुविकल्पीय प्रश्न का लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके बहुविकल्पीय प्रश्न जो थे उनको अच्छे से देख लीजिए। कहीं पर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट्स करिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, यहाँ से आज हम जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं इनको हम लोग 2 वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। संप्रेषण की 4 विशेषताएं बताइए। तो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की 4 विशेषताएं यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला आ जाएगा, संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। देखिए, उद्देश्य अगर नहीं होगा तो कुछ काम नहीं हो पाएगा, तो उद्देश्यपूर्ण एक प्रक्रिया हो जाएगी ये, ठीक। फिर उसके बाद संप्रेषण पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया होती है। तीसरा होता है कि संप्रेषण में विचार विमर्श और विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला आता है यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पर जो चौथी विशेषता इसकी आती है कि प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण का आवश्यक पक्ष है। देखिए, संप्रेषण क्या, यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, अगर आप अच्छा सा समझ रहे हैं, ठीक, मैं अगर आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। देखिए, 2023 में दोस्तों आए हुए क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से रिपीटेड होते रहते हैं। एक होता है प्रौद्योगिकी के आधार पर, दूसरा होता है इंद्रियों के आधार पर, तीसरा होता है प्रक्षेपण के आधार पर, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अनुदेशन का क्या आशय है, समझाइए, यानी अनुदेशन का अर्थ क्या पूछ है, ठीक है। तो अनुदेशन शब्द का साधारण भाषा में अर्थ है सूचना देने अथवा आज्ञा देना। सूचना देना अथवा आज्ञा देना, ये अनुदेशन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रश्नीकरण कौशल में किन्हीं 2 घटकों के नाम लिखिए। तो प्रश्नों की स्पष्टता और प्रकरण से संबंध। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये प्रश्नीकरण है, तो जब आप सूक्ष्म शिक्षण के 10 स्किल जब आप वहाँ से बताएंगे आपको, ठीक है, तो उसमें किस तरीके से जो प्रश्नीकरण वगैरह आता है, ठीक है, तो ये सब के बारे में विस्तार से बता देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है, एलन तथा रियान ने कितने शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया, ठीक। तो एलन और रियान ने 1969 में शिक्षण कौशलों के 14 कौशलों का उल्लेख किया, ठीक है। तो इन्होंने 14 कौशल बताए थे, ठीक। कौन कौन से बताए थे, वो जब सूक्ष्म शिक्षण चालू करेंगे तो उसमें आपको विस्तार से बताएंगे वहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण के 2 दोष बताइए। देखिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षण यहाँ पर पूछ रहा है, जैसे टीचर बेस पर जो आधारित होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, शिक्षक सही उत्तर देने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता और शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने तक ही सीमित रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 दोष यहाँ पर हैं कि जो शिक्षक होता है सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, क्योंकि उसका फोकस होता है कि जल्द जल्द वो अपने चैप्टर को क्लोज करे वहाँ से, ठीक है, पूरा कर दे। उसके बाद यहाँ से आता है कि शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने तक ही सीमित रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, टीएलएम का पूरा नाम बताइए और इसका प्रयोग। दोस्तों, इंपॉर्टेंट यहाँ से टीएलएम को याद कर लीजिएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री। टीचिंग लर्निंग मटेरियल को हिंदी में क्या कहते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री। दोनों पॉइंटों को याद करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि शिक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। तो शिक्षण सुनियोजित होनी चाहिए, उसके बाद शिक्षण प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि डाइट का पूरा नाम, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जानना भी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर डाइट का पूरा नाम होगा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। अगला, एनपीआरसी प्रमुख को क्या कहते हैं। तो एनपीआरसी का जो प्रमुख होता है वो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एनपीआरसी प्रमुख को क्या कहते हैं। तो एनपीआरसी प्रमुख को संकुल प्रभारी कहते हैं, ठीक है, एनपीआरसी यहाँ पर आता है, ठीक है। अगला, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति जो बनती है गांव में, तो उनका जो अध्यक्ष होगा वो हो जाएगा ग्राम प्रधान। अगला, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है। तो जो सचिव होगा वो हो जाएगा प्रधान अध्यापक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर राज्य शिक्षा संस्थान स्थित है आपका प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है। तो ये भी प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है। राज्य हिंदी संस्थान ये वाराणसी में स्थित है, ठीक है। शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है। तो बालक के ज्ञान और बोध और अधिग्रहण से इसका जो है संबंध होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, शिक्षण की किन्हीं 4 नवीन विधाओं के नाम बताइए। तो यहाँ पर पहला आ जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है, उपचारात्मक शिक्षण, उसके बाद दक्षता आधारित शिक्षण और सहगामी शिक्षण।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्यक्तिगत संप्रेषण के 2 लाभ बताइए। तो सबसे पहला आ जाएगा ज्ञान प्राप्ति करना, उचित भाषा और उचित उच्चारण यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये 2 लाभ हो जाएंगे। अगला ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो ये होता है मनोवैज्ञानिक तथ्य पर। अगला निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व होता है? तो ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक। इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अन्वेषण विधि से मतलब है शिक्षण की उस प्रक्रिया से है जिसमें बालक को स्वयं करने का अवसर मिलता है, ठीक। तो अन्वेषण विधि में क्या हो जाएगा? जिसमें बालक को स्वयं करके सीखने का अवसर मिल जाएगा, वो हो जाएगी अन्वेषण विधि यहाँ पे। मांटेसरी पद्धति क्या होती है? ठीक, तो पहले जानेंगे मांटेसरी पद्धति के जो जन्मदाता थे या जो जनक थे वो थे मैडम मारिया मांटेसरी, ठीक। इन्होंने क्या बताया कि बालक को कई वस्तुओं खेलने को देने की बात कही, जिसमें बालक खेल खेल में अनेक बातें सीख लेता है, यानी जो खेल विधि के माध्यम से शिक्षा देने की बात इन्होंने कही, ठीक है। अगला यहाँ पर आता है बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले आता है कि बेसिक शिक्षा पद्धति के जनक तो महात्मा गांधी जी की ये देन थी। इसको कहते हैं बुनियादी शिक्षा। ध्यान रखिएगा, गांधी जी की जो शिक्षा पैटर्न था या जो शिक्षा पद्धति थी उसको कहते हैं बुनियादी शिक्षा। ध्यान रखिएगा, जनक थे गांधी जी। इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा जीविका उपार्जन, यानी जब शिक्षा बच्चा प्राप्त कर ले तो क्या होगा, वो वहाँ से आने वाले समय में अपनी जीविका के जो धन होता है वो प्राप्त कर ले वहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि सहभागी शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो जिस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र का सहयोग प्राप्त करके उसे अनुभव कराया जाता है, ये शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसको सहभागी शिक्षण कहते हैं, ठीक। अगला बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं? तो एक ऐसी शिक्षण सामग्री जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है उसको बहुउद्देशीय सामग्री कहते हैं, जैसे ग्राफ, मानचित्र, चार्ट पेपर आदि। कक्षा में अनेक प्रयोग से छात्रों को रंग भरने, कला बनाने और आकार आदि का ज्ञान होता है इनसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है उत्तम शिक्षण अधिगम की 2 विशेषताएं बताइए। तो उत्तम शिक्षण अधिगम की 2 विशेषताएं हो जाएंगी कि बिना लागत से प्राप्त सामग्री और विषयवार पाठ के अनुरूप सामग्री हो जाएगी, ठीक। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज। ध्यान रखिएगा, प्रयागराज का पहले जो नाम था वो था इलाहाबाद, ठीक। तो प्रयागराज में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार से बालकों के लिए उपयोगी है? तो स्वैच्छिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की गई है, ये बहुत ही उपयोगी इन लोगों के लिए हो जाता है। अगला आता है कि शिक्षण सूत्र क्या है? तो शिक्षण सूत्र वह है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से स्थायी ज्ञान प्रदान करता है। रेमंड ने बताया है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, ठीक। तो ये शिक्षण सूत्र हो जाते हैं कि जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से स्थायी ज्ञान प्रदान करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि पुनर्बलन का क्या अर्थ है? पुनर्बलन का अर्थ हो जाएगा पुनः बल देना। पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को अच्छा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो किसी ने बता दिया उसका राइट आंसर, तो क्या करेंगे हम इसको कहते हैं वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। तो ये क्या होता है? ये पुनर्बलन होता है। इससे क्या होता है? बच्चा प्रोत्साहित होता है, ठीक है। पुनर्बलन से बच्चों को मानसिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन शिक्षण प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है।